Yes, hello students. चैप्टर 5 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज हम छठे दिन की क्लास है, पार्ट 6, क्लास 12 एमपी बोर्ड अकाउंट, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके पहले के जो 5 वीडियो हैं उनमें हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पढ़ा था, राइट। आप यदि ध्यान दोगे तो चैप्टर का नाम कैसा आता है, रिटायरमेंट एंड डेथ। मतलब एंड भी नहीं लगाया है, एक्चुअल में रिटायरमेंट और डेथ का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है। बस एक छोटी सी बात का अंतर है, बस वही बताना है जो कि अगले 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखो, अकाउंट है ना, अकाउंट हम किसका करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका अकाउंट करते हैं, राइट। किसी चीज का ट्रांजैक्शन हुआ है तो हम उसका अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। इमोशंस की अकाउंटिंग करते हैं क्या? नहीं, हम इमोशन की अकाउंटिंग नहीं करते, उसको प्रेस कर दो। इमोशन की अकाउंटिंग नहीं करते, ठीक है। रिटायरमेंट जब होता है एक पार्टनर का फर्म से, तो पार्टनरशिप में या अकाउंट में रिटायरमेंट किस तरीके से करते हैं अपन? एक पार्टनर अपनी कैपिटल ले जाता है, एक पार्टनर का जो भी पैसा उस बिजनेस में लगा है उसको दे दिया जाए, मींस वो रिटायर, मींस कि वो इस बिजनेस में नहीं है। किसी व्यक्ति का बिजनेस से जाना या उसका बिजनेस से उसको अलग करने का अकाउंट में क्या तरीका है, बस इतना कि उसने जितना पैसा लगाया है उतना पैसा उसको दे दो, वो इस बिजनेस में अब नहीं रहा, राइट। तो डेथ और रिटायरमेंट मतलब अब व्यक्ति बिजनेस में नहीं रहा, तो दोनों का एक ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, बस अंतर किस चीज का आता है अब समझना है ना, डिफरेंस किसका आता है। रिटायरमेंट अपनी इच्छा से होता है, डेथ अपनी इच्छा से नहीं होती, राइट। मतलब रिटायरमेंट का एक तरीका डिसाइड किया जा सकता है कि भैया साल के आखिरी में रिटायरमेंट होगा, उससे पहले नहीं होगा, या 2-3 और जो तरीके हैं, राइट। पर डेथ में ऐसा कुछ होता है क्या? डेथ तो बस ऐसा होता है कि बस होने के बाद ही पता चलता है कि ये हो गया, है ना। दूसरी चीज, हम ज्यादातर कोशिश क्या करते हैं कि ईयर के एंड पर रिटायरमेंट हो, ताकि ईयर के एंड पर सारा हिसाब सिस्टमेटिक हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, वहां से प्रॉफिट या लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, एप्रोप्रिएशन के ट्रीटमेंट होंगे सारे सैलरी वगैरह का, राइट, और कैपिटल में बैलेंस चला जाएगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, रिटायरमेंट की प्रोसेस करेंगे, जिसमें हम गुडविल का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन और इस तरीके से करके फाइनल फिगर निकालेंगे कैपिटल का, और वो जो कैपिटल में बैलेंस दिखेगा जाने वाले के पार्टनर के, उसको हम उसके दो तीन तरीके हमने देखे कि लोन में ट्रांसफर कर देंगे या फिर कैश दे देंगे, ये जो भी तरीके देखे, राइट। हेलो, समझ में आ रहा है, याद आ रहा है? हाँ। तो उसके लिए हम एक डेट फिक्स कर सकते हैं कि इस तारीख को हम करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, राइट। अब मान लो मैं ये टॉप वीडियो नंबर 4 या 3 में मैं ये बता चुका हूं कि मान लो ईयर के बाद में ये 1 जुलाई को क्या करता है, रिटायरमेंट लेता है कोई व्यक्ति अचानक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस तारीख से इस तारीख तक का हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कोई लायबिलिटी है, लॉस वगैरह जो भी है वो सारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मतलब इस दिन हमको ऐसा समझना पड़ेगा कि फाइनल अकाउंट बन रहा है, पर फाइनल अकाउंट बनाया नहीं जाता है, तो वो सारे इंपैक्ट दिए जाते हैं उसके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। फिर उसके बाद में रिटायरमेंट वाला प्रोसेस चालू होगा, ठीक। तो सबसे अच्छी खूबसूरती की बात यह है रिटायरमेंट में और हमारे सिलेबस में
कि सारे रिटायरमेंट कहाँ होते हैं, ईयर एंड पे, ठीक। पर डेथ का क्या होगा, डेथ तो कभी भी हो सकती है, ईयर एंड पे थोड़ी ना होगी, राइट। तो डेथ जब होगी तो हमको वहां से वहां तक का क्या करना पड़ेगा, वो सारा प्रॉफिट और वो सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि 3 महीने की सैलरी है भाई, 3 महीने है तो 3 महीने की उसकी सैलरी देना पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। एक नई बैलेंस शीट भी बनाना पड़ सकती है, बहुत सारा कांड हो जाता है, ठीक। अब इस पे और बहुत बढ़िया खूबसूरती है ना एमपी बोर्ड की, ठीक। एमपी बोर्ड में डेथ होगी तो वो यही होगी ईयर के एंड पर ही होगी। तो जो डेथ में, तो ये चैप्टर में जो डेथ वाला जो पार्ट है, वो जो सिखाना चाहता था कि भाई किस तरीके से वो प्रॉफिट निकाला जाए, वो जो सिखाना चाहता था एक्चुअल में, वो उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि एमपी बोर्ड में डेट तो भैया वही हो जाएगी, डेट ईयर एंड देख के ही मरेगा भाई। समझ में आ रही बात। सीबीएसई में जरूर वो कुछ क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं और एग्जाम में भी आते हैं कि भैया वो सडनली कहीं किसी डेट पे गया, निकल गया और हमको वहां तक का कैलकुलेशन करना है और वो सारे ट्रीटमेंट करने हैं, तो वहां पर वो समझाना पड़ता है। यहाँ पर समझाने की जरूरत खत्म, क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ में अकाउंटिंग एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। अकाउंट इमोशन नहीं जानता, इमोशन की एंट्री नहीं करता। रिटायरमेंट हो रहा है, अच्छा मिलते रहे ना, इसकी तो एंट्री नहीं करेगा ना। ओहो मर गया अब क्या करें, इसकी एंट्री तो नहीं करना है ना। भाई गया ना, तो उसका जितना पैसा है उसके नॉमिनी को दे दो। नॉमिनी समझते हो, उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसका कोई भी हकदार जो पार्टनरशिप डीड में लिखवा के गया है, वो कि मेरी यदि डेथ हो जाए तो मेरा जो भी पैसा है, मेरा लड़की लड़का वाइफ पिताजी मौसा जी या दान कर देना फलाने में, वो बता के गया है। समझ में आ रही बात मेरी, वो बता के गया है। तो हमको बस वो क्या करना है, रिटायरमेंट में हम क्या करते थे, क्लोजिंग बैलेंस निकलता था कैपिटल का, फाइनल इंपैक्ट करने का, और वो बैलेंस हम उसको देते थे क्योंकि वो जिंदा है, या फिर उसके लोन के नाम से ट्रांसफर कर देते थे, राइट। यहां पर डेथ में हम उसको ना देते हुए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देंगे, या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का लोन मान लेंगे। जैसे उसका लोन मान लेते थे वैसे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अरे कानूनी रूप से उसका यहां पर हकदार, ठीक है। तो सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इतना करना है कि मतलब वो तो रिटायरमेंट वाला तो सब कुछ करोगे ही करोगे, आखिरी में जैसे मान लो ये ए की डेथ हो गई, ये ए का कैपिटल अकाउंट है, राइट। तो उसका टोटल आ रहा है मान लो ये 100, ठीक है, और इधर का डेबिट साइड का कितना आ रहा है 20, मतलब बैलेंस कितना आ रहा है 80। तो 80 लिखकर जैसा क्वेश्चन ने कहा है कि भैया उसके रिप्रेजेंटेटिव को पैसा दे दो, तो कुछ नहीं करना है, कैश या बैंक। नरेशन में लिखेंगे भाई कि किसको दिया, उसका अकाउंट बना के क्या करेंगे हम, ठीक। या फिर ज्यादा से ज्यादा कोई बुक वाले क्या करते हैं, उस रिप्रेजेंटेटिव का यदि नाम दिया है मनोज, तो हम यहाँ पर एक लिख देंगे मनोज, तो फिर मनोज को पेमेंट करने की एंट्री, तो मनोज का अकाउंट खुलेगा भी और बंद हो जाएगा, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, केस में से उतना पैसा चला जाएगा और यहाँ पर मनोज लिखा हुआ आ जाएगा बस, ठीक। या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव को का लोन मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, लोन। तो यहां पर हम लिख देंगे एज रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट, तो ये बैलेंस कहां चला जाएगा, एक लायबिलिटी अकाउंट हो जाएगा कि एज रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट, लायबिलिटी में कैपिटल के नीचे या कैपिटल के ऊपर, खत्म। मतलब सिर्फ क्या कर रहे हो, पहले जहां उस व्यक्ति का नाम लिखते थे
यहाँ पर बस उस व्यक्ति के रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिख रहे हो और कुछ नहीं। समझ में आया? कुछ भी नहीं बचा इसमें। ठीक, इसमें अब एक टॉपिक बचता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, JLP बोलते हैं। ठीक, MP बोर्ड इस JLP में ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि काफी टफ है। ठीक है, और 2021-22 के लिए जो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे ध्यान से सुने। इस चैप्टर में से केवल मैक्सिमम नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन होगा वो कितने का होगा? 3 नंबर का होगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो JLP का कोई क्वेश्चन इसमें पूछे। ठीक है, JLP का छोटा सा ट्रीटमेंट जो कि मैक्सिमम को पूछ सकता है मैं अभी आपको बता दूंगा। बाकी इसका पूरा जो लॉजिक है, जो बहुत सारा डिटेल में है, वो केवल CBSE में हम लोग पढ़ाते हैं क्योंकि वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? दूसरी चीज, YouTube पे जो बच्चे देख रहे हैं वो बात ध्यान से सुने। अभी तक मैं आप लोगों को मेरे नोट्स से पढ़ा रहा था तो आपको स्क्रीन पर मैं शो कर देता था कि ये क्वेश्चन है, बट अब हम उसके बहुत सारे रीजन है, मैं वीडियो में बता के टाइम नहीं बढ़ाना चाहता। तो अब हम एक बुक में से पढ़ा रहे हैं जो कि शिवलाल है ना, जो कि MP के हर जगह मिलती है और बच्चे क्योंकि आसानी से वो अपने पास उनको आसानी से मिल सकती है या उनके पास में ये बुक है, इसलिए हम इस बुक में से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो शिवलाल की बुक में से हम पढ़ाएंगे, बट अब हम उसको स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट का मामला आ सकता है, इसलिए हम उसको स्क्रीन पे नहीं शो करेंगे। मैं सिर्फ पेज नंबर बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, हम लोग शिवलाल की बुक, शिवलाल जो बुक है उसमें से अब हम ये आगे के, इसके सारे आगे के वीडियो अकाउंट में जो भी सारे वीडियो आएंगे वो इसी चैप्टर में से आएंगे, और तो और सिर्फ इस ईयर के पर्पस से ही आएंगे, फुल नहीं आएगा, सिर्फ इस ईयर के पर्पस से जो जरूरी है। ठीक है, तो आ जाए बुक पे। तो भैया शिवलाल बुक में जो इस साल की, देखो बुक भी अलग अलग आएगी, कुछ सेलर, बुक सेलर अपने पास में पुरानी बुक रखी हुई होती है वो भी बेच देते हैं, और क्योंकि बुक पर ईयर नहीं लिखा होता इसलिए आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि पुरानी है या नहीं। ठीक, तो मेरे पास जो बुक है वो लेटेस्ट ही है, और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर, वो पेज नंबर 236 पर है। ये सिर्फ अभी मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहली बार आपको मालूम पड़ जाए कि आपकी बुक और मेरी बुक एक ही है, इसके बाद में मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करें, बस चलो। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर टॉपिक मिल गया आपको बुक में। क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है, भाई ये पार्टनर की डेथ वगैरह क्या होती है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, वही सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, नीचे दिख रहा होगा आपको टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जो मर चुका है, जो चला जा चुका है, उसका रिप्रेजेंटेटिव को जो अमाउंट देना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बिल्कुल वही है जो कि आपने रिटायरमेंट में पढ़ा था, सेम है। ठीक, बस रिटायरमेंट की जगह यहाँ पर दे वर्ड लिखते जाना है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन 30 है जो कि पेज नंबर 237 पर है, आप खुद पढ़ के बताना चाहते हो या मैं बताऊं? बताओ, क्या मैं पूरा क्वेश्चन को रीड करूं? एक कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये वही है ना। ठीक है, आनंद, अजीत और अमर, राइट, तीनों पार्टनर हैं 432 में, बैलेंस शीट दी हुई है। सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें क्या करना है, तो नीचे लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कि हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये सारा, ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, डेथ का हो गया है ना, ऐसा हमको समझ में आ गया इससे। बैलेंस शीट में असेट साइड देखेंगे, कुछ है क्या, नहीं। लायबिलिटी साइड देखेंगे,
कुछ है क्या? लाइबिलिटी साइड देख के बताओ। एम्प्लॉइज एक्सीडेंट फंड, तो ये क्या है? ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। अब आप सोच रहे होंगे सर कल की क्लास में आपने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को बिल्कुल भी बोला था हाथ मत लगाना। हाँ तो मैंने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को बोला था हाथ मत लगाना, ये तो एम्प्लॉइज एक्सीडेंट फंड है। सर अब ये क्या आ गया? वीडियो नंबर 4 पार्ट 4 में मैंने डिटेल में बताया है। क्लियर है? तो ये एम्प्लॉय कंपनसेशन ही है, कंपनसेशन एक्सीडेंट बात देखिए। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना होगा? शेयर करना होगा, है ना? इसको खत्म करना होगा, बांटना होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। क्लियर? आगे इन्होंने कहा कि पार्टनरशिप डीड में फलानी फलानी बातें लिखी हुई है, किसके मैटर में? डेथ के मैटर में। यदि किसी पार्टनर की डेथ होती है तो क्या करना है? पहला, फर्म विल बी रन बाय रिमेनिंग पार्टनर। मतलब देखो कितनी अच्छी बात है, सीखने की बात है कि जब आप यदि फ्यूचर में कभी किसी के साथ पार्टनरशिप में रहो तो पार्टनरशिप डीड में ये लिखवा लेना कि भैया देखो कोई भी जाए बाकी लोग उस बिजनेस को कैरी करेंगे। नहीं तो क्या हो सकता है उसके व्यक्ति के जाने के बाद में जो बचा हुआ पार्टनर, जो उसके फैमिली वाले हैं, वो आप पर दबाव डाल सकते हैं कि नहीं बिजनेस बंद करो। कि चलन कि अब तो हमारे पिताजी को तो तुमने बाहर कर दिया, जो था वो पेमेंट देके बाहर कर दिया, अब तुम तो खूब कमा रहे हो सकता है। भैया पैसा है ना, सब करवा सकता है। ठीक है, तो याद रखना, लिखवा लेना, है ना? तो बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। तो आपको यहाँ पर क्या होगा? 3 सालों का प्रॉफिट दिया होगा, उसका एवरेज निकाल के इनटू 2 करना है। ठीक है, फिर उस गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करोगे? ओल्ड और न्यू रेशियो। ठीक है, फिक्स असेट करेंट असेट को रिवैल्यूड किया जाए। मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है? ये डीड में लिखा हुआ है, हम अभी डीड पढ़ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे चीजें करेंगे। ठीक है, अमाउंट पेबल टू आनंद रिप्रेजेंटेटिव विल बी केप्ट इन द फर्म एज अ लोन। समझ में आया? भाई उस अमाउंट को जो मर गया है उसके अमाउंट को हमको लोन के रूप में रखना है और उस रिप्रेजेंटेटिव के नाम से। ठीक है, ड्यू टू रिवैल्यूएशन द असेट वर रिवैल्यूड। अब वो रिवैल्यूएशन दिया है, आप आराम से कर सकते हो, है ना? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है जो आप नहीं कर सकते, रिवैल्यूएशन का सारा ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके बाद में लास्ट 3 ईयर का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, खत्म हो गया, कर सकते हो। आंसर में देख लो कि आनंद का टोटल कितना आ रहा है? 1,15,000। ठीक, क्रेडिट साइड, और डेबिट में उसमें कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा 1,15,000 आनंद। देखो क्या लिखा हुआ है डेबिट साइड में, आनंद रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट, और ये कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट के ऊपर या नीचे। ठीक है, वो किस ऑर्डर में बैलेंस शीट बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो बैलेंस शीट में वो लिखा हुआ है, बस खत्म। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 31 है और 32 है। मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोक रहा हूं, आप लोग रीड करो। कौन सा? इलस्ट्रेशन 31। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, ओके, आप लोग देखो। चलिए, तो ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, एक्स वाई जेड 3 इक्वल पार्टनर है। ये एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें जो डेथ हो रही है वो ईयर के एंड पर नहीं हो रही, किसी दूसरी डेट पर हो रही है, राइट? तो क्या करेंगे? मैंने अभी आपको बताया था, यदि इस ऐसा होता है तो आपको क्या करना होता है? उस समय तक, उस तारीख तक जो पिछला क्लोजिंग है वहां से लेकर जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस तारीख तक उसके हिस्से का प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। अजम्पशन बेसिस पे करना होता है, एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया जाता, ये याद रखना है ना, क्योंकि एक्यूरेट प्रॉफिट करने के लिए P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, और वो गया है तो उस दिन हम बीच में P&L अकाउंट नहीं बनाते।
ठीक है, तो अजम्पशन बेसिस पे बनाना होता है। अजम्पशन मतलब मानकर ऐसा होगा तो ऐसा, है ना। तो इस क्वेश्चन में वही हुआ है ना। अब उस तारीख तक का हमको क्या निकालना पड़ेगा, उसके हिस्से का प्रॉफिट। यदि कैपिटल का इंटरेस्ट का बात है तो कैपिटल का इंटरेस्ट भी निकालना होगा, राइट। यदि उसको सैलरी मिलती थी तो उस तारीख तक की सैलरी निकालना पड़ेगी, ठीक है। हेलो, अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उस बात पर डिपेंड करेगा। चलो क्वेश्चन में रीड करता हूं। एक्स वाई जेड इक्वल पार्टनर है, ठीक है। इसमें एक्स की डेथ हो जाती है 30 जून को। 30 जून मतलब 1 जुलाई, बात वही है ना, ठीक। मतलब कितने महीने बाद, अप्रैल मई और जून पूरा, मतलब 3 महीने बाद, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड में इन्होंने पहले ही यह लिखवा लिया है ना। देखो आप चैप्टर फर्स्ट की बात करोगे ना, जहां पर बोलते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, तो वहां पर बहुत कम चीजें लिखी हुई है। और मैंने भी कहा था कि मैं इतनी सारी बातें वहीं पर समझा नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होगा कि हो क्या रहा है। तो पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी चीजें, मतलब पार्टनरशिप डीड कभी कभार तो 100 पेज की भी बनती है। इतनी सारी कंडीशन पहले ही सोच के लिख दी जाती है कि ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो वैसा करेंगे, ठीक। तो पार्टनरशिप डीड में क्या लिख दिया इन्होंने पहले ही कि भाई जो भी जाएगा ही शेयर ऑफ, जो भी डेथ होगी उसके हिस्से का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उस तारीख तक। क्लियर। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका तरीका भी लिख दिया गया है। कैसे, एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज के आधार पर उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, भाई पिछले 3 साल का प्रॉफिट होगा, उसका एवरेज निकालना। मान लो उसका एवरेज 12,000 है, राइट। तो ये कितने महीने, यहां से यहां तक 3 महीने, तो डिवाइडेड इनटू 3 डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड बाय 12 क्यों करा, क्योंकि ये जो एवरेज है ये 12 मंथ का एवरेज है। सर ये तो 3 साल का है ना, पर ये रिप्रेजेंट करता है 12 महीनों को। एवरेज करके जो आपने अमाउंट निकाला वो एक ईयर का निकाला ना, इसलिए डिवाइडेड बाय 12 और जितने महीने वो था इनटू कर दो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 महीने का प्रॉफिट, ठीक। 3 महीने का प्रॉफिट आया 3,000। अब इस 3 महीने के प्रॉफिट में तीनों या 4 ये जितने भी पार्टनर थे उन सभी का हिस्सा है ना। अब आप उसका हिस्सा इसमें निकालो, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लगा के। जैसे वो था 2/3, तो भाई 2/3 उसका हिस्सा कितना था 2/3, तो आप इंटू 2/3 कर दोगे, ये हो गया 2,000, भाई उसका हिस्सा था इस तारीख तक के प्रॉफिट का। समझ में आई बात, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, इस अमाउंट को क्या कर देंगे उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। चलो आगे देखें। गुडविल विल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेस एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो 5 ईयर का प्रॉफिट दिया होगा आपको, एवरेज करके इनटू 1 करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है ना। फिर उन्होंने बता रखा है फ्री होल्ड असेट विल बी वैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। ओ क्या लाइन लिखी हुई है, ध्यान से सुनना। फ्री होल्ड असेट्स विल बी वैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। सर क्या करना है इसका, है ना। आ रहा है ना दिमाग में कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं बताता ही नहीं, है ना। इसका मतलब समझो, एक बिल्डिंग आपने 10 साल पहले 10 लाख में खरीदी, आज ये इसकी डेट पर आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना कि कितने की है, तो आप कैसे निकालोगे कि ये वैल्यू कितने की है। अरे मार्केट के हिसाब से देख रहे हैं कि हाँ हो गई 25 लाख की हो गई है। आपको लगता है इसका रिप्रेजेंटेटिव जो मर गया है वो बोलेगा कि आपने सही निकाली वैल्यू, तो केस टूट गया, इन्होंने गलत कर।
इसकी तो 25 लाख नहीं 55 लाख बेवकूफ बना रहे हैं। हंस गया पड़ेगा, हाँ या ना? तो आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो हमारे दबाव में ना हो, उसकी स्वतंत्रता दिखे कि ये बंदा हमसे स्वतंत्र है। आप नहीं वैल्यू कर सकते हो, आपको एक इंजीनियर बुलाना पड़ेगा। क्या बुलाना पड़ेगा? सिविल इंजीनियर मार्केट में होते हैं, है ना? उनको सर्टिफाइड सिविल इंजीनियर होते हैं। आप उनको बोलोगे साहब आओ, पहले तो आप ये साबित करो कि आप हमसे इंडिपेंडेंट हो, हमारा कुछ खा के तो नहीं बैठे, दबाव में तो नहीं हो। हाँ, एक इंडिपेंडेंसी का सर्टिफिकेट देगा वो इंजीनियर कि मैं इन लोगों से इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा इनका मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। अरे भाई मेरे मौसे का लड़का है यार, मेरा दबाव में, समझ में आ रही बात? मैं बोलूंगा चलो वैल्यू कर दो इसकी 25 लाख, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब मैं उसका भाई, बड़ा भाई हो गई, तो क्या वो वैल्यूअर, वो इंजीनियर जो इसकी वैल्यू कर रहा है, वैल्यूअर, राइट, वो इंडिपेंडेंट हुआ? नहीं हुआ ना छोटू। तो मैं तो बोल रहा है छोटू, समझ में आ रही बात? मेरे रिश्ते में निकला। या फिर वो अपनी ही कंपनी में इंजीनियर था, अब अपनी ही कंपनी में अपने ही बिजनेस में इंजीनियर था। मतलब सुरेश बना के दे, काम कहाँ है? नहीं ना। तो हम बेटा ये जो रिवैल्यूएशन अभी तो अपन करते हुए आ रहे हैं ना इस चैप्टर में, इसके पहले वाले चैप्टर में, वो हकीकत में आप ऐसे घर पे बैठ के थोड़ी ना रिवैल्यूएशन करते हैं। लेकिन इसकी रिवैल्यूएशन ऐसा नहीं करते हो। हर एक्सपर्ट को मार्केट में जो कि इंडिपेंडेंट है आपसे, आप उसको अपॉइंट करते हो, वो व्यक्ति आपको क्या करता है? उसकी रियल असेट की रियल वैल्यू बताता है। समझ में आ रही बात? मतलब इतने जितने भी अपन ने अभी तक क्वेश्चन करे रिवैल्यूएशन, उन सभी में एक इंडिपेंडेंट रिवैल्यूअर था, पर आपको बताया नहीं था। तो इसमें बता दिया तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। मतलब इसका कुछ नहीं करना है। सर फिर इतना क्यों समझाया? मेरे और उस टीचर में अंतर क्या हो जाएगा? तो ये बोल देगा बेटा इसको इग्नोर करो। नॉलेज तो बढ़ाना पड़ेगा ना थोड़ा, तो माना कि एमपी बोर्ड पर थोड़ा तो देना पड़ेगा। सर आप बहुत बेइज्जती करते हैं। मैं हकीकत बताता हूँ, बेइज्जती ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, समझ में आया? क्या करोगे? कुछ नहीं करना है भाई। वैल्यूअर ने वैल्यूएशन करा, यदि वो इसकी कुछ फीस चार्ज करता तो वो क्या होता? एक्सपेंस, और उसको हम एज अ एक्सपेंस मान के रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही डेबिट कर देते हैं। क्योंकि रिवैल्यूएशन में सारे डेबिट साइड के आते हैं, एक्सपेंस या लॉस। भाई रिवैल्यूएशन का खर्चा है ना वो, भाई उस समय का खर्चा है ना। तो बिजनेस का उस पूरे साल भर का खर्चा तो नहीं, ये सिर्फ उस समय का है। तो हम रिवैल्यूएशन करवा रहे हैं तो वो लॉस भी वहीं पर सेटल हो जाना चाहिए। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, यदि दे दिया है तो। नहीं दिया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो होगा, क्रेडिट एक लायबिलिटी अकाउंट खोल लेंगे, वैल्यूअर फीस पेएबल, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखेगा, राइट? इतना तो कोई पूछेगा भी नहीं तुमसे, बता रहा हूं। ठीक, फिलहाल यहाँ कुछ नहीं करेंगे। सर यार तुम तो बहुत बताते हो। अरे यार मान ही नहीं मानता मेरा, यार क्या करूं मैं? अच्छा लगता है ये भी बता दो वो भी बता दो। एंड इट वाज वैल्यूड एट 29,000। एक एसेट थी जिसकी वैल्यू कितनी करी? 29 करी, पर उसकी बुक वैल्यू तो दी नहीं भाई। कौन दी? अच्छा बैलेंस शीट है, हाँ ठीक है। वो फ्री होल्ड 20 से 29 हो गई, तो कितना हो गया? 9,000 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिर लास्ट ईयर का आपको क्या दे दिया? 5 ईयर का, लास्ट 5 ईयर का आपको क्या दे दिया है? प्रॉफिट। तो इसमें से पहले 3 ईयर कौन से हैं? हाँ लास्ट वाले जो रिस्पेक्टिव है ना। तो बस आप देखोगे, आप आंसर में पहले हमने एक्स का शेयर निकाला, इसमें बस ध्यान रखना ईयर पहले देखो, प्रॉफिट निकालना है लास्ट के 3 ईयर का,
राइट, और गुडविल करना है लास्ट के 5 ईयर का, तो टोटल आपको लास्ट के 5 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट निकालने के लिए लास्ट के 3 ईयर कौन से, तो उसको ध्यान से देख लेना, आपको मिल जाएगा कि कैसे निकालना है। ठीक है, उसका वही करा, देखो एवरेज करा, फिर जितने महीने हुए, देखो एवरेज कितना है 15,000, 15,000 को डिवाइड करा 3 से, 3 से डिवाइड क्यों करते हैं भाई, अच्छा टोटल, हाँ एवरेज कितना आया 5,000। अब 5,000 ये पूरे एक साल का प्रॉफिट है, कितने महीने रहा 3 महीने, तो 3 महीने का इसके लिए आपको वही करना पड़ेगा जो मैंने अभी बोर्ड पे बताया, राइट। फिर उसके हिस्से का इंटू करेंगे 1250 में उसका हिस्सा कितना है 1/3, तो 1/3 को इंटू करेंगे तो 417 रुपए का प्रॉफिट उसका है। समझ में आ गया, आगे बढ़े, बस अब उसमें कुछ नहीं बचा, आप आगे बढ़ने लायक, बाकी सब तो आपको मालूम है ना, उसका बैलेंस, उसका 3 साल का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक, गुडविल का ट्रीटमेंट, ये पुरानी गुडविल है, हाँ पुरानी गुडविल है एसेट साइड में, देखो जरा पुरानी गुडविल का उसका हिस्से का 3,000 डेबिट करेंगे, ठीक है, बस वो क्या रिप्रेजेंटेटिव हो गया, खत्म बात। चलिए इसके बाद में आता है इलस्ट्रेशन नंबर 32, जो कि बहुत इजी है और आप लोग कर लोगे, इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 241 पर आपको मिलेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, है ना, कि इसमें सिर्फ काम की बात देखते हैं जो कि क्वेश्चन में है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। हालांकि पूरा कॉन्सेप्ट है बट वो सीबीएसई में समझाया जाता है, यहाँ एमपी बोर्ड में जरूरत नहीं है, ठीक। सर ये तो बता दो होती क्या है, हाँ चलो ये समझ लो कि ये होता क्या है। देखो डेथ तो कभी भी हो सकती है, ठीक। मैंने रिटायरमेंट में भी एक बात कही थी कि जब व्यक्ति जाता है बिजनेस को छोड़ के, उसकी इच्छा होगी कि मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर इच्छा नहीं हुई पर अचानक जा रहा है, राइट, तो जो उसका पैसा जो बिजनेस में लगा होता है क्या वो कैश में होता है क्या, नहीं, वो तो असेट के रूप में कहीं ना कहीं यूज हो गया, राइट। तो जब वो जाता है तो वो तो बोलता है कि मेरे कैपिटल में दिख रहे 15 लाख दे दो, वो 15 लाख नगद में तो है नहीं, कैश में तो है नहीं, तो उसको कैसे देंगे, तो एकदम से समस्या आ सकती है केस की, राइट। और डेथ के मामले में आप देखोगे कि हो सकता है वो पार्टनर बहुत वैल्यूअर हो जो मर गया, मतलब काम का हो, अरे हमारी होटल है ना, हमारे होटल पे जो हमारे यहाँ जो बिकता है रेस्टोरेंट पे समोसा बहुत फेमस है, और वो समोसा वो हलवाई था जो हमारा पार्टनर था, है ना, स्पेशल रेसिपी उसी के पास थी, क्यों, प्रॉफिट कम, अगले बार से लोगों को मालूम पड़ जाएगा, बोले रामू हलवाई तो गया, अब बोले वहां पर समोसा इतना अच्छा थोड़ी मिलेगा, समझ में आ रही है बात। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइफ का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जनरली आपके आपके घर में सभी का लाइफ का इंश्योरेंस है ना, पेरेंट्स का इंश्योरेंस होगा लाइफ इंश्योरेंस, क्या कि यदि ऐसे व्यक्ति का, यदि जिसका इंश्योरेंस लाइफ का करवा रखा है, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो एक अमाउंट, बड़ा अमाउंट मिलता है, ठीक है। मान लो आपने सुना होगा ना एलआईसी, एलआईसी सुना है कि नहीं सुना है, एलआईसी की प्रीमियम पे करते हैं, क्या करते हैं प्रीमियम पे, मतलब इंश्योरेंस करवाया एक व्यक्ति का कि 20 लाख का, कितने का, तो हमको 20 लाख नहीं भरना है, ये शर्त लगी है बेटा कि 60 साल की उम्र के पहले यदि ये व्यक्ति मर गया, एलआईसी वाले शर्त लगाते हैं, यदि मर गया तो हम कितने देंगे 20 लाख, ठीक, और नहीं भरा तो इस शर्त की कीमत बोले हर साल आपको 10,000 रुपए भरने, हर साल 10,000 रुपए भरने की शर्त लग रही है, नहीं भरा तो ये सारे पैसे हमारे, कौन से, जो उस एज तक आप हर साल पे करोगे, चले गए तो ये 20 लाख आपके, तो हम बोलेंगे उस साल तक यदि मान लो हमने 20 लाख रुपए भर दिए तो नहीं, आप केवल इसका छोटा अमाउंट भरते हो,
आप उसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपका निकलेगा कि 5 लाख रुपए आपने भरे, ठीक, और यदि आपकी डेथ हो गई इस बीच में तो आपको कितने मिलेंगे, 20 लाख। चलो चलो मानो नहीं, तो ये 5 लाख आपके कंपनी के, इसके हो गए, कंपनी के हो गए। समझ में आई बात? तो बिजनेस में भी क्या करते हैं, पार्टनर्स आपस में मतलब जितने भी पार्टनर होते हैं उनका मिल के एक पॉलिसी बनाते हैं, मिल के एक पॉलिसी। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की मरने की बात हो रही है, वहां जितने पार्टनर हैं उन सबके मिल के एक बात होती है कि इन तीन, मान लो 3 पार्टनर है, तो इन 3 में से कोई भी एक आउट हुआ तो वो पॉलिसी का अमाउंट मिल जाएगा। समझ में आई बात? और उस पैसे से हम उस पर जो भी देना है पैसा उसको देके फ्री हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, कैसी है, ज्वाइंट, जितने भी पार्टनर है उन सबकी एक पॉलिसी बन जाती है और उसमें से एक भी विकेट आउट हुआ तो वो अमाउंट मिल जाता है, पर तब तक के लिए आपको एक प्रीमियम, एक पेमेंट करते रहना है। ठीक है, समझ में आया? तो अब जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं उसमें क्या होगा कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दी हुई होगी कि इतने की ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी थी, तो जितने की थी उतना पैसा हमको मिल जाएगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक। फिर इस क्या हमको बांटना है ज्वाइंट, अच्छा पहली चीज, ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी किसी एक व्यक्ति की है क्या? ये 20 लाख किसी एक व्यक्ति के क्या? नहीं, ये तीनों को बटे। देखो आप समझना है ना, ये एक तरह से प्रॉफिट हो गया ना, है ना, गेन हो गया, राइट? तो ये प्रॉफिट तीनों को बटेगा, तो जो मर गया है ना उसको भी मिलेगा और बचे हुए को भी मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को, ये 20 लाख को ये प्रॉफिट है, ये हमने क्यों क्रेडिट करा, क्योंकि ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। बात समझ में आ रही है? उसको हम इस प्रॉफिट को बांट देंगे, डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। मतलब सभी पार्टनर के अकाउंट में ओल्ड रेशो में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, सबको अपने अपने से का प्रॉफिट मिल गया। पर 20 लाख तो आपकी बैंक में, राइट? तो जाने वाले पार्टनर को उतना पैसा आप देके फ्री भी कर दोगे और सबको प्रॉफिट भी मिल गया और जाने वाले को, पार्टनर को जो पैसा देना था वो भी मिल गया। समझ में आई बात? ये ट्रीटमेंट। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको जितना पैसा आया, जितने की पॉलिसी बोली उतना बैंक में डेबिट करो, उतना बैंक का बैलेंस बढ़ाओ, ठीक। और जेएनटी के नाम से तीनों पार्टनर को, जो भी ओल्ड पार्टनर हैं सभी पार्टनर को ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दो, उस अमाउंट को क्रेडिट कर दो, ठीक। क्लियर? आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं इसके। गेट ओपन कर दो, शैतान गए, ओपन करो, यस। क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 34 पहले देखेंगे, 34 पहले देखेंगे, राइट? 33 को अभी नहीं देख रहे, पहले 34। एबीसी पार्टनर है, ठीक, रेशो दिया हुआ है, बैलेंस शीट इनकी 31 मार्च 2018 की है और 1 अप्रैल को ए मर गया। देखो बहुत अच्छी तारीख पे गया, अभी कल हमने बैलेंस शीट बना दी थी सब कुछ और अगले दिन वो सुबह निकल गया, ठीक। तो आज दुकान नहीं खोलेंगे, आज उसको पहुंचाने जाएंगे, ठीक है, और फिर आगे उसका हिसाब किताब कर देंगे ताकि वो बीच की डेट का मैटर खत्म ही हो जाए, है कि नहीं? चलो, फर्म हैड अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ओहो, फर्म के पास क्या है, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, कितने की, 10,000। तो हमें 10,000 मिल जाएंगे। अभी 10 लाख भी हो सकते हैं, 10 करोड़ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 10,000, फिर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को डेबिट करेंगे, फिर क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक। देखो कैपिटल अकाउंट में आपको दिख रहा होगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट हो रहा है कैपिटल, सॉरी कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दिखा? बस
अब बाकी का पूरा क्वेश्चन वही है जो हम अभी तक करते हुए आए। क्या होगा, रिवैल्यूएशन दिया होगा, गुडविल दिया है, राइट, वही सारा ट्रीटमेंट करना है। खत्म हो गया। अब इसमें याद, हालांकि इसमें ध्यान रखना, कैश में आपके 10,000 रुपए बढ़े, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बढ़े है ना, हेलो हेलो, अब वो बढ़े हैं तो अब वो फिर वो शर्त देखना पड़ेगी कि उसको पेमेंट देना है कि नहीं देना है, जो मर गया है। तो उस हिसाब से यदि पेमेंट देना होगा तो केस में से फिर जितना उसको पेमेंट दिया वो माइनस करना। जैसे अभी बैलेंस कितना है केस का 1,000, तो 10,000 ये आए तो टोटल 11,000 हो गए। अब उसको जितना भी दिया, मैं तो नहीं देख रहा हूँ बुक में कि कितना दिया, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ जितना भी दिया माइनस कर लेना। ठीक, लोन में ट्रांसफर करा तो माइनस मत करना, नई बैलेंस शीट में कितने का आएगा, 11,000 से आएगा। क्लियर। अब आता है इलस्ट्रेशन 33। ये इलस्ट्रेशन बेटा जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है कि वो बैलेंस शीट नहीं बना के दी हुई है ना, लिख दिया गया है, तो वो आपको कंफ्यूज करेगा, बस और कुछ नहीं। बाकी उसमें कंफ्यूजन के लिए और कुछ है ही नहीं। जिस सिर्फ लाइफ पॉलिसी की बात करते हैं, देखो दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है फर्म हैड अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी 9,000। ठीक, तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट और जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे उसका हिस्सा जितना है। तो देखो यहाँ पर केवल बी का करंट अकाउंट है और उसमें आपको जेएलपी उसके हिस्से का मिल जाएगा। ठीक हो गया, चैप्टर खत्म हुआ भाई। चैप्टर 5 देखो कितने दिन में खत्म हो गया। ठीक है, ओके, हेलो, अरे यार इतने कम टाइम में खत्म कर दिया, और क्या चाहिए, सब कुछ समझाते हुए। इतने क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, जो कि अब चैप्टर नंबर मैं शिवलाल के हिसाब से बताऊंगा, है ना, शिवलाल के बुक के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो चैप्टर नंबर वही आएगा, 6 ही आएगा मेरे ख्याल से, है ना। चैप्टर नंबर 6 शिवलाल बुक के अकॉर्डिंग, और वो है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनो, बस थोड़ी सी बात बता रहा हूं जो कि जरूरी है सुनना, जो YouTube पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब चैप्टर 5 पार्ट 1 मिलेगा, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप में जो पूरा चल रहा है ना सीरीज, वेब सीरीज अपनी, उसका ये लास्ट है, नहीं एपिसोड नहीं, सीजन, लास्ट सीजन रहेगा डिसोल्यूशन। और इस सीजन में 3 या 4 एपिसोड होंगे। ठीक है। ठीक, और ये खत्म हो जाएगा, 4 वीडियो में मैक्सिमम कंप्लीट कर दूंगा, मैं करूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है।